गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून जी। जी तो यस, so today we shall learn about the project method। प्रोजेक्ट मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे आज। So basically, our topic contains project method, contains 4 topics: meaning and type of project method, principle of project method, advantages of project method, limitation of the project method. We will discuss all the given points in the project method today. So introduction, project method is one of the method। हेलो जी हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सभी को? मैम। मैम हिंदी मीडियम का पेज नंबर कितना है? एक मिनट मैं बताती हूँ। मैम 751 है। मिल गया जी? यस मैम, मिल गया। हाँ जी, प्रोजेक्ट मेथड इज वन ऑफ द मॉडर्न मेथड ऑफ द टीचिंग। जो प्रोजेक्ट मेथड एक मॉडर्न मेथड है। पहले इस मेथड का प्रयोग नहीं किया जाता था। आज के टाइम में जो यूज होने वाला मेथड है, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड अ प्रोजेक्ट मेथड, in which the students' point of view is given importance in designing the curricula and content of the study। कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा करिकुलम है, उसमें जो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो विषय बच्चे को पसंद है, जो टॉपिक बच्चे को पसंद है, उसके अकॉर्डिंग जो करिकुलम है उसे फ्रेमवर्क किया जाता है, और जो कंटेंट वह स्टडी करता है उसमें ये सब चीजें पाई जाती है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ द प्रैग्मेटिज्म। देखिए, हमारी जो फिलोसफी होती है उसमें 3 तरह के इज्म होते हैं। फर्स्ट वन इज अ नेचुरलिज्म, सेकंड वन इज अ प्रैग्मेटिज्म, थर्ड वन इज अ हाँ जी, हमारे पास 3 इज्म होते हैं। फर्स्ट वन इज अ नेचुरलिज्म, यानी कि प्राकृतिकवाद। जो नेचुरलिज्म होता है वो क्या कहता है, हमारे पास यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म वर्ड यूज हुआ है, तो उसके बेस पर मैं आपको तीनों इज्म के बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रही हूँ। फिलॉसफी ऑफ नेचुरलिज्म क्या होती है कि बच्चा नेचर से सीखता है। एक बच्चे को आप प्रकृति में छोड़ दीजिए अकेला तो वो सीख जाएगा। अगर मान लो हम बच्चे को किसी जंगल में छोड़ देते हैं तो उसको कांटे लगेंगे, रास्ते में बहुत सारी उसके लिए डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन वो उससे उबर जाएगा। सपोज करो वह एक रास्ते पे जा रहा है, तो रास्ते में खड्डा आ जाता है, तो वो मान लो उसका पैर वहां पे स्लिप हो जाता है और वो गिर जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो उस रास्ते से गुजरेगा तो वो ध्यान रखेगा कि वहां पर एक खड्डा है। या फिर मान लो कहीं पर आग जल रही है, कोई दिया जल रहा है, तो छोटे बच्चों को जो दिया है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, रोशनी बहुत अट्रैक्ट करती है। तो बच्चा उस दिए के पास जा रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या हुआ, जैसे उसने दिए को टच किया तो वो उसका जो हाथ है वो बर्न हो गया। तो उसने क्या किया, बच्चे को क्या हुआ, नेचुरलिज्म, यानी कि वो नेचुरली उसने सीख लिया
कि जैसे ही उसने उसको टच किया तो उसको ये फील हुआ कि अगर मैं इसको टच करूंगा तो मेरे हाथ जल जाएंगे इन फ्यूचर के लिए। तो बेसिकली कहा जाता है कि नेचुरलिज्म क्या होता है कि बच्चा जो है प्रकृति से सीखता है, बच्चा अपने आप ही सब कुछ सीख रहा है, नेचर से सीख रहा है। और दूसरा होता है हमारे पास प्रैग्मेटिज्म, मतलब हमारे पास होता है प्रगतिवाद, कि बच्चा जो है वो काम करके सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग पर ये बेस्ड है हमारे पास, कि बच्चा अगर कोई काम करेगा तभी वो सीखेगा। तो प्रोजेक्ट मेथड भी हमारा प्रैग्मेटिज्म के ऊपर ही बेस्ड है कि बच्चा एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उससे वो बहुत कुछ सीख रहा है। ठीक है। और तीसरा हमारे पास होता है आदर्शवाद, जिसे हम कहते हैं हिंदी में। आदर्शवाद क्या होता है कि जो भी बच्चा सीख रहा है वो अध्यात्म से सीख रहा है, स्पिरिचुअलिज्म, मतलब कि जो भी वो सीख रहा है वो भगवान की भक्ति करके सीख रहा है, उसी से वो सीख सकता है और किसी चीज से बच्चा नहीं सीख सकता। तो तीनों के आपस में विरोधाभास है, क्योंकि पहला कहता था कि बच्चा नेचर से सीख रहा है, दूसरा कहता है कि बच्चा अपने खुद एफर्ट से सीखता है, और थर्ड क्या कहते हैं कि बच्चे को अध्यात्म में छोड़ दिया जाए, बच्चा अपने आप सीखेगा। बट जो आवर प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा काम करके सीख रहा है। बच्चा जब प्रोजेक्ट बनाएगा तो वो खुद बनाएगा, अपने आप उस पर काम करेगा, तो वो उससे सीख रहा है। सो एंड द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, एज आई हैव ऑलरेडी टेल यू, कि लर्निंग बाय डूइंग, जो प्रोजेक्ट बना रहा है तो बच्चा खुद ही बना रहा है, ग्रुप में बैठ के बना रहा है, हर कोई बच्चा अपने अपने काम का जिम्मा उठा लेता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और उससे वो क्या कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है। इन दिस स्ट्रेटजीज द पीपल परफॉर्म द कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। कंस्ट्रक्टिव मतलब कि बच्चे जो उनसे है मिलकर एक ग्रुप में काम करते हैं इन नेचुरल कंडीशन, एक नेचुरल कंडीशन में। A project is a list of the real life that has been imparted into the school। ये एक रियल लाइफ में प्रोजेक्ट जो है वो मेथड ऑर्गेनाइज किया जाता है और कहाँ पर करवाया जाता है, स्कूल के अंदर करवाया जाता है। इट डिमांड्स वर्क फ्रॉम द पीपल, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट मेथड है इसमें काम किया जाता है एक्चुअल में। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किसकी डिमांड करता है, वर्क की। मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या बताया गया है कि जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वो एक मॉडर्न मेथड है। इसमें बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही जो भी स्कूल का या जो भी बच्चे का पढ़ने वाला पाठ्यक्रम है उसको फ्रेमवर्क किया जा रहा है, और ये फिलॉसफी और प्रैग्मेटिज्म पे बेस्ड है, यानी कि प्रगतिवाद पर है कि बच्चा खुद करके सीख रहा है। और नेक्स्ट वन कि ये जो है कलेक्टिव एक्टिविटी होती है, बच्चे सारे मिलकर काम करते हैं इसमें। और जो प्रोजेक्ट है एक रियल लाइफ का वर्क होता है, और जो कि एक स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया जाता है क्लासरूम के अंदर, और ये किसकी डिमांड करता है, वर्क की फ्रॉम द पीपल। नेक्स्ट वन, मीनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड इज द आउटकम ऑफ द pragmatic ideas propagated by the जॉन डेवी। ये अगर आपके पास क्वेश्चन कई बार आ ही जाता है, हमारी एंटिटी में तो नहीं आएगा बेसिकली, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। अगर आप एचटेट का पेपर या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं टीचिंग से रिलेटेड, तो वहां पे आ सकता है हु इज द फाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, देन इट्स आंसर इज जॉन डेवी। तो प्रोजेक्ट मेथड के जो फाउंडर थे वो कौन थे, जॉन डेवी थे। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। जो हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड होता है किस पे बेस्ड होता है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि हम काम करके ही बच्चा सीखता है, असली जो सीखता है। इट इज एन एजुकेटिव वर्क बीइंग कैरिड द पर्टिकुलरली इन द नेचुरल एंड द सोशल सेटिंग। मतलब ये जो भी हमारा काम होता है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट वर्क जिस पे प्रोजेक्ट बनाया जाएगा वो हमारी शिक्षा से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, और जहाँ जो कहाँ पर किया जाएगा, एक नेचुरल सेटिंग में, और फिर एक यानी कि सोशल सेटिंग में। से वहां पर मान लो जो बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक अकेला बच्चा तो प्रोजेक्ट बनाएगा नहीं, बहुत सारे बच्चे होंगे उसमें, ग्रुप में काम करेंगे, तो बच्चों के अंदर क्या होगा, एक सोशल सेटिंग होगी। वहां पर एक सोशल जो है सेटअप तैयार किया जाएगा जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठकर एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और प्रैक्टिकल वर्क करेंगे इन नेचुरल कंडीशन। डेफिनेशन, स्टीफसन के अकॉर्डिंग अ प्रोजेक्ट इज अ प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरेट टू कंप्लीशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग। प्रोजेक्ट वर्क एक प्रॉब्लमेटिक एक्ट है, लेकिन इसे क्या किया जाता है, इसको पूरा किया जाता है एक नेचुरल सेटिंग में। नेचुरल सेटिंग क्या होगी, कि जो एक स्कूल के अंदर टीचर ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया और बच्चे को कहा कि आप प्रोजेक्ट बनाइए, तो एक नेचुरल सेटिंग हो गई है,
इसमें स्पेशल जैसे बच्चे क्लास में बैठे हुए थे उन्हीं का ग्रुप बना दिया। कुछ अलग से हमें चेयर या टेबल की जरूरत नहीं है, अलग से हमें कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और अलग से कोई हमें जगह का प्लेस की जरूरत नहीं है। A wholehearted purposeful activity proceed in the social environment। कि एक हर्टफुल यानी कि बच्चे जो है वो दिल से काम करते हैं प्रोजेक्ट बनाने में, और इसका एक पर्पस है कि बच्चा कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही। और एक्टिविटी प्रोसीड इन द सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि वही फिर से सोशल एनवायरनमेंट क्यों है, क्योंकि बच्चे काम कर रहे हैं। तो जो हमारा काफी लोगों से, बच्चों से मिलकर हमारे एक छोटे समाज का निर्माण होता है, तो वो छोटा समाज की बात कर रहे हैं कि सोशल एनवायरनमेंट में बच्चा क्या करता है, एक दिल से किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में काम करता है। और ये जो एक्टिविटी होती है पर्पसफुल होती है। टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट्स, हमारे पास प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होते हैं। प्रोजेक्ट कई तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट क्या होते हैं, इसमें एक अकेला ही बच्चा होता है, वो काम करता है, उसको सोशल हेल्प नहीं मिलती है, उसके साथ कोई और बच्चा काम नहीं करता है, वो अकेले ही सारा काम खुद करता है। तो ये हो गया हमारे पास इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वन हमारे पास है सोशल प्रोजेक्ट। सोशल प्रोजेक्ट में क्या होगा कि जैसे नॉर्मल हमारे पास जो प्रोजेक्ट हम बात करते हैं क्लासरूम में एक ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, बच्चे आपस में मिलकर काम करते हैं, ग्रुपिज्म की भावना आती है बच्चों के अंदर, और बच्चा अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग काम करता है। हर बच्चे का मेंटल लेवल एक दूसरे से अलग है, तो जिस बच्चे का जितना मेंटल लेवल है वो उसके अकॉर्डिंग अपने काम को डिवाइड कर लेता है और प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है। एंड द थर्ड वन इज कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट भी वही हुआ कि सभी बच्चे मिलकर काम करें, एक कंस्ट्रक्टिव वे में काम कर रहे हैं, तो एक अच्छी आउटपुट आती है इससे। नेक्स्ट वन हमारे पास है एस्थेटिक प्रोजेक्ट। एस्थेटिक प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि कुछ रचनात्मक कार्य करना, कुछ एक्टिविटी के थ्रू काम करना, मतलब क्रिएटिविटी दिखाना। बेसिकली एस्थेटिक प्रोजेक्ट क्रिएटिविटी दिखाने के लिए बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होती है। लाइक जैसे बच्चों को कहा कि अपने आप कोई पोइम बनाओ, अपने आप कोई जोक क्रैक करो, या फिर अपने आप कोई किसी एक टॉपिक पर आपको एट द स्पॉट कोई लेक्चर देना है, या कोई मतलब कुछ भी बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी, कोई भी उसके अंदर टैलेंट हो सकता है जो हिडन होगा, जो वो उसको एक्सपोज कर सकता है। बेसिकली यहाँ पर एस्थेटिक का मतलब क्रिएटिविटी से हम कनेक्ट करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, लाइक क्ले मॉडलिंग। बच्चे को क्ले प्रोवाइड कर दिया जाएगा और बच्चे को कहेगा कि आप कुछ भी बनाइए क्ले से, तो ये बच्चे की क्रिएटिविटी है ना। कुछ एनिमल बना देंगे, कोई गॉड फिगर बना देगा, तो डिपेंड करता है बच्चे का माइंड के ऊपर कि वो क्या क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है। ठीक है, पेपर फोल्डिंग हो गया, बच्चे को पेपर दे दिया हमने और कहा कि पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी के थ्रू आप काम कीजिए, तो इट्स डिपेंड करता है कि बच्चा का किस चीज के अंदर इंटरेस्ट है। तो एस्थेटिक को बेसिकली हम कनेक्ट करेंगे क्रिएटिविटी से। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि बच्चे को एक ये सब जो है हमारे पास प्रोजेक्ट्स की टाइप्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। एक प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट भी होता है, उसके अंदर क्या होता है, बच्चे को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, बच्चे को कहा जाता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करो। तो लाइक हम मैथ्स की प्रॉब्लम दे सकते हैं, नंबर्स की प्रॉब्लम दे सकते हैं। बेसिकली मैथ्स में क्या होता है, हम बच्चे को एक फार्मूला बता देंगे, उसके बेस पर बच्चों को करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए देंगे, तो वो क्या आ गया, प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वन इज अ ड्रिल प्रोजेक्ट। ड्रिल प्रोजेक्ट किससे कनेक्ट किया गया कि बच्चे को ना हमने एक नक्शा दे दिया, एक फ्रेमवर्क दे दिया, एक मैप दे दिया है, और उस मैप के थ्रू हम क्या कहेंगे, कुछ आपको हिंट देंगे और कहेंगे आपने ये चीजें ढूंढनी है। लाइक जिसके ऊपर एरो लगा है वो चीज ढूंढो, जो रेड कलर की चीज है उसे ढूंढो, या येलो कलर की है जिसके ट्रायंगल शेप है उसे ढूंढो। तो ऐसी चीजें ढूंढने में बच्चों को लगा दिया जाता है। तो यानी कि एक नक्शा जब बच्चों को दिया जाता है या मैप दिया जाता है, उससे चीजों को ढूंढना है। ठीक है, और लिंक कनेक्ट करके आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ड्रिल प्रोजेक्ट। सिंपल प्रोजेक्ट, नॉर्मल प्रोजेक्ट जो क्लासरूम में दिए जाते हैं उसे हम सिंपल प्रोजेक्ट कहेंगे। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में क्या आ जाता है कि हमारे पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट, यानी कि थोड़ा डिफिकल्ट लेवल हो गया, थोड़ा इजी हो गया। कॉम्प्लेक्स में हर तरह के प्रोजेक्ट आ जाते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, सोशल प्रोजेक्ट। इंडिविजुअल मतलब जिसमें बच्चा अकेला है, सोशल मतलब जिसमें बच्चा ग्रुप में काम कर रहा है। कंस्ट्रक्टिव में भी सोशल होता है कि बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं। एस्थेटिक मतलब होता है क्रिएटिविटी से कनेक्ट होता है।
प्रॉब्लमेटिक मतलब बच्चे को कोई समस्या दे दी गई है, और सिंपल प्रोजेक्ट, ड्रिल प्रोजेक्ट में क्या होगा हमारे पास कि वही एक बच्चे को मैप दे दिया गया, उससे रिलेटेड हमने कुछ हिंट देने हैं, बच्चे को क्या करना है उस हिंट के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को जो ढूंढना है। सिंपल प्रोजेक्ट एज यू नो, अभी आपको बता दिए, जो नॉर्मल प्रोजेक्ट होते हैं वो सिंपल प्रोजेक्ट में कंसीडर होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब एक या एक से ज्यादा प्रोजेक्ट हम एक ही बार में इकट्ठे ऑर्गेनाइज करवाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिव जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा हमारे पास जिसमें फिजिकली इन्वॉल्वमेंट हो रही है बच्चे की, बेसिकली लिखना, रिटर्न वर्क, तो बच्चा खुद अपनी फिजिकल एक्टिविटी को यूज कर रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टिव हो गया। कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी एक्टिविटी होंगी। एक एक्टिविटी की तो जैसे मान लो कई बार क्या होता है स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर कोई कंपटीशन होता है, तो बच्चे क्या करते हैं एक से ज्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। मान लो सिंगिंग में कर लिया, डांस में कर लिया, और डिक्लामेशन में कर लिया। तो वो इन सभी एक्टिविटी में जो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो एक तरह से क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो गया कि मोर देन वन। नेक्स्ट वन, वेरियस फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट। हमारे पास जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके कौन कौन से फेजेस होते हैं, पेज नंबर 752 पे रहा है इन योर बुक। फर्स्ट वन इज अ पोजीशन हेल्ड। इस सबसे पहले क्या होता है कि हमने एक टीचर का यहाँ पर क्या रोल प्ले है कि टीचर ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट बच्चा अपने आप खुद चूज करेगा। टीचर एक गाइडेंस के रूप में काम कर सकता है, एक ट्रेनर के रूप में काम कर सकता है, एक हेल्पिंग हैंड के रूप में काम कर सकता है। बच्चा अपने स्टूडेंट आर फ्री, जो बच्चा है वो फ्री है अपने आप ही प्रोजेक्ट को चूज करने में। बच्चा खुद अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट का चुनाव करेगा। टीचर क्या करेगा, सिर्फ उसको एक गाइड करेगा, उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। इसका एक एग्जाम्पल है स्टीवेंस का कि कोई बिजली की घंटी को ठीक करने का उन्होंने कोई प्रोजेक्ट चलाना था। तो उन्होंने क्या किया, अब जो वो घड़ी थी वो चल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, क्लास में एक ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट किया कि बच्चों को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा जलनी जरूरी है। तो बच्चों ने उसके ऊपर खुद ही वर्कआउट करना शुरू कर दिया। बच्चों ने उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाया, जिससे क्या हुआ कि वो जो घंटी थी जो इलेक्ट्रिक से चलनी थी वो अपने आप चलने लगी। तो ऐसी कई प्रॉब्लम्स हो जाती है। मान लीजिए आपकी क्लासरूम में ही कोई मान लीजिए कोई वॉच खराब है, तो बच्चे क्या करेंगे, देख कोशिश करेंगे कि इसको ठीक करें किस तरीके से। अगर सेल नहीं की प्रॉब्लम है तो कुछ और, या फिर जैसे आईटी में भी कई बच्चे क्या करते हैं, मान लो इलेक्ट्रिक को चूज कर लेते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं आईटी में, तो उसके रिगार्डिंग उनको नॉलेज होती है। तो हम कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे क्लास के अंदर कि बच्चा खुद ही उस काम को सॉल्व करने के लिए लग जाए। तो यहाँ की सबसे पहले एक पोजीशन है यहाँ की, हमें वहां पर स्थिति का आयोजन करना है कि क्या जहां पर हम जो मेथड बच्चों को करवाना चाह रहे हैं, क्या वो वहां पे स्थिति उसके लिए ठीक है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें वैसा एटमोस्फेयर क्रिएट करना है, और जो बच्चा है वो अपने आप ही प्रोजेक्ट को चूज करेगा। नेक्स्ट वन इज चूजिंग एंड पर्पजिंग, कि जो भी बच्चा टॉपिक चूज कर रहा है उसका कोई पर्पस होना चाहिए, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव या फिर एम ओरिएंटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उससे बच्चा कुछ सीख नहीं रहा, उससे बच्चे की लाइफ में कोई ड्रास्टिक चेंज आना चाहिए। सो हमारे पास सेकेंड वन इज हो गया चूजिंग एंड द पर्पसिंग। नेक्स्ट वन हमारे पास है प्लानिंग। एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि हमें किस टाइम क्या करना है। हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा, तभी हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क है वो अच्छे से फ्रूटफुल हो पाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है एग्जीक्यूटिव द प्लान। अब हमने एक प्लान तो बना लिया, लेकिन हम इसे एग्जीक्यूट भी तो करना आना चाहिए ना, कि हम उसको कैसे जो है प्रोसेस में लेकर आएंगे। तो ये बेसिकली ये भी बच्चों को सभी स्टेप्स पता होने चाहिए कि वन बाय वन हमने उस स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है। प्लानिंग के बाद उसको फॉलो करना मेन पॉइंट होता है। प्लानिंग तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जब तक उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, उसको स्टेप बाय स्टेप उसके जो स्टेप्स हैं उसमें से नहीं गुजरा जाएगा, तब तक हमारा कोई भी प्रोजेक्ट वर्क हो, कोई भी प्रोजेक्ट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन जजिंग एंड द इवेल्युएशन, कि जब हमने प्रोजेक्ट वर्क हमने बना लिया है,
एग्जीक्यूट कर दिया है, प्लान कर दिया है, तो हमने उसके बाद देखना है कि उसके रिजल्ट आ भी रहे कि नहीं, उसकी आउटकम ठीक आ भी रही है कि नहीं आ रही है, कि जो हमें चाहिए, जो हमें ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, क्या वो ऑब्जेक्टिव हम फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग। ये जो भी हमने प्रोजेक्ट वर्क किया है उसकी बेसिकली रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि अगर मान लो जहां पर भी हमारा मान लो जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया वो अच्छे से काम नहीं करे, तो हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, रिकॉर्डिंग को दोबारा से चलाएंगे और देखेंगे कि हमारी गलती कहाँ पर है, तो उसको क्या कर लिया, करेक्ट कर लिया जाएगा। क्लियर है। तो रिकॉर्डिंग भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए, रिटर्न में भी होने चाहिए। और आजकल तो हमारी जो टेक्नोलॉजी उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, तो आजकल हम उसको जो है एक एज अ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी उसकी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की वीडियो बनाई जा सकती है बेसिकली। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट मेथड। ये हमारे पास है प्रोजेक्ट मेथड्स, क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट। you can see in your book, that is page number 754. First one is related to life. कि बच्चे के सामने हमने ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाना कि जो बच्चे के लिए उद्देश्यपूर्ण हो, बच्चे के लिए अर्थपूर्ण हो, कि बच्चा जो है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। मतलब कि ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए कि उसकी रियल लाइफ की प्रॉब्लम से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैथ्स में हम क्या करते हैं, बच्चे को लेन देन सिखाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट सिखाते हैं कि इंटरेस्ट कैसे लगता है। तो बच्चों को हमने पहले कुछ क्वेश्चंस करवाए, तो उसके बाद क्या होगा, जब बच्चा मार्केट में जाएगा, किसी को पैसा देगा, उधार देगा, तो उसका इंटरेस्ट भी लेगा, लेकिन वो उसने कहाँ से सीखा, अपने मैथ से सीखा। तो जो भी आप बच्चे को पढ़ाएंगे उसकी डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके। बच्चा प्लस माइनस सीखता है, तो अगर प्लस माइनस सीखेगा तो बच्चा क्या करेगा, बाहर जाकर चीजों को बेच भी सकता है, चीजों को खरीद भी सकता है। तो रिलेटेड टू लाइफ की जो भी हम प्रोजेक्ट चूज करेंगे या बच्चे चूज करेंगे अंडर टीचर ऑब्जर्वेशन या अंडर टीचर गाइडेंस, वो इट विल बी रिलेटेड टू द लाइफ। नेक्स्ट वन में हमारे पास है डेमोक्रेटिक लिविंग ट्रेनिंग। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है कि बच्चों को पूरी फ्रीडम है अपने अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को चूज करने की। तो बच्चा जो है वो अपनी इच्छा से क्या करता है, किसी प्रोजेक्ट को चूज करता है, उसकी प्लानिंग करता है, प्रॉब्लम की सिलेक्शन करता है, और जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, बच्चे मिलकर ग्रुप में काम करते हैं। तो एक तरह से डेमोक्रेटिक लिविंग ट्रेनिंग है, बिकॉज बिकॉज children or student are free to choose their projects, or you can say that student have a choice according to their interest. Student can choose their project. Next one is a importance of labor, यानी कि श्रम की महत्ता को पता चलता है। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद काम करके सीख रहा है, उसको पता चल रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इसका कुछ ना कुछ तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि जो भी जो हम कहते हैं ना, काम हमने किया, बहुत मेहनत करी, तो यानी कि बच्चे को जो मेहनत वो कर रहा है उसके बारे में उसकी वर्थ होती है, उसकी इम्पोर्टेंस उसे पता होती है। नेक्स्ट वन इज द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। बच्चे लगातार काम करते हैं, बच्चों को काम डिवाइड हो दिया कर दिया जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि काम करते हैं वो प्रैक्टिस से सीखते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है थ्योरी ऑफ प्रिपरेशन, कि जब भी बच्चे कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले उसे प्रिपेयर किया जाता है, उसकी प्लानिंग की जाती है, वो स्टेप होते हैं उन सबको फॉलो किया जाता है। तो थ्योरी ऑफ प्रिपरेशन पर बेस्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरी ऑफ इफेक्ट, कि इसमें ये देखा जाता है कि जब बच्चा अपने प्रोजेक्ट में सफल हो जाता है, उसका प्रोजेक्ट बन जाता है, तो उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है, उसको आनंद की अनुभूति होती है, उसको संतोष की अनुभूति, उसको संतुष्ट हो जाता है कि हाँ भाई मैंने इतनी मेहनत करी है तो मुझे इसका फल मिला, मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो उसका इफेक्ट बच्चे पर क्या बढ़ता है। सो ये हमारे पास थ्योरी
इफेक्ट है, इसी के अंडर आएंगे हमारे पास। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन के अंदर ये तीनों पॉइंट्स आएंगे, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, थ्योरी ऑफ प्रिपरेशन एंड थ्योरी ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट वन हमारे पास है कोऑर्डिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। जो प्रोजेक्ट मेथड है वो क्या करता है, हमारा जो करिकुलम है उसको एक तरह से क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी इन यूनिटी प्रदान करता है। कि प्रोजेक्ट में क्या होता है कि पाठ्यक्रम में सभी बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं, उनके अंदर एकता की भावना आ रही है, और वो कोई भी ये नहीं सोचता कि इसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसे है, इसका कल्चर क्या है, या कास्टिज्म क्या है। सभी बच्चे मिलकर आपस में कोऑपरेट करके काम करते हैं, और जो भी उनको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है उसमें क्या होता है, वो एक सब्जेक्ट दूसरे से कनेक्ट होता है। सो कोऑर्डिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट नो लती। तो हमारे पास क्या है, जो भी जो प्रोजेक्ट होते हैं वो एक से दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्ट करके ही करवाए जाते हैं, ताकि अगर हम एक सब्जेक्ट करवा रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट में वो हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट वन हमारे पास है ट्रेनिंग फॉर द सिटीजनशिप। तो जैसे कि बच्चों को मान लीजिए बच्चों ने जो प्रोजेक्ट अपने अकॉर्डिंग चूज किया है, तो बच्चा क्या होगा, उसमें सक्सेसफुल हो गया तो बच्चा क्या होगा, आत्मनिर्भर। वो क्या करते हैं, उसको लगता है कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, ये भावना उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रुगल। तो इसमें बच्चा क्या होता है, फ्री होता है, क्योंकि उसको कोई किसी बात का उसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं हो सा जाता, उस वो फ्री होता है काम करने के लिए प्रोजेक्ट में, और अपने ही पीयर ग्रुप के साथ वो काम करता है, वो स्वतंत्र होता है, और उसको किसी तरह का कोई उसके माइंड पर प्रेशर नहीं होता, बाउंडेशन नहीं होती, वो अपने अकॉर्डिंग बीच में ब्रेक भी ले सकता है, और जैसे वो थोड़ा सा उस एनर्जी महसूस करता है तो वो अपना काम करना फिर से शुरू कर देता है। मीन ऑफ हैप्पीनेस ऑफ द बैकवर्ड चिल्ड्रन। जो बैकवर्ड चिल्ड्रंस होते हैं, यानी कि जो पिछड़े बच्चे होते हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट में तो बहुत ही एक अच्छा साबित होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को रचनात्मक कार्य करने के लिए मौका मिलता है, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मौका मिलता है। कई बार क्या होता है, कई बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड उनको एक प्रॉपर जैसे कि कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है अपने टैलेंट को एक्सपोज करने के लिए। तो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या बैकवर्ड चिल्ड्रन हैं, उनके लिए ये एक जो प्रोजेक्ट मेथड है ये बहुत अच्छा साबित होता है। सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द डिसिप्लिन। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखने की जरूरत है। हम कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। लेकिन बच्चों को अगर किसी काम पे लगा दीजिए, अगर हम भी किसी काम पे लग जाते हैं तो हमारा माइंड क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है, और हम क्या करते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, सोल्व द प्रॉब्लम डिसिप्लिन। कि जब सभी बच्चे काम में लगे तो डिसिप्लिन अपने आप ही मेंटेन हो गया क्लास के अंदर। So the project method will have to solve the problem of discipline in the classroom. Now principle of project methods. First one is the principle of project method. First one is the principle of purpose. ये हमारा हमारा कोई तो पर्पस है ही है ना। हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो एम ओरिएंटेड है। बच्चे ने अगर कोई प्रोजेक्ट को चूज किया है कि हम इस पे काम करेंगे, लेकिन उससे कुछ आउटपुट आनी चाहिए, पहले ही उसका कुछ उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। तो हमारे पास आएगा प्रिंसिपल ऑफ पर्पस में आएगा कि हमारे पास कुछ उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल एक्टिविटी। ये बच्चे क्या करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। हर बच्चा अपना एक रोल प्ले करता है प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे पैसिव नहीं होते हैं, बच्चे एक्टिवली काम करते हैं। बच्चे लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, खुद करके सीखते हैं, और अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। वो खुद फील करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है कि नहीं। और जब वो नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल, थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। कि एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व है ही है, तो बच्चों ने एक्सपीरियंस किया। जो एक्सपीरियंस के बाद क्या हुआ कि मान लीजिए उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, तो उनके पास क्या विनिंग, जैसे कि हम मतलब खुशी की फीलिंग उनके अंदर आती है, तो उनको बहुत अच्छा महसूस होता है कि एक्सपीरियंस उनका जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, तो उनको एक तरह से सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस। सामाजिक विकास होता है। कैसे होता है कि जो बच्चे होते हैं आपस में कांटेक्ट करते हैं, उनके आपस में और लोगों के साथ कांटेक्ट बनते हैं, उनकी सोशल एबिलिटी बढ़ती है। तो दिस वन इज द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी।
कि बच्चा रियल में कोई एक्सपीरियंस कर रहा है, रियल में प्रोजेक्ट बना रहा है, तो ये नेचुरल कंडीशन में होता है। ये नहीं कि ख्यालों में मैं ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मैं ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, नो। तो यहाँ पर रियलिटी में काम किया जा रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी पे प्रोजेक्ट मेथड बेस्ड है। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। बच्चों को ये देखना है कि बच्चा फ्री होता है कि उसे कौन सा प्रोजेक्ट पे काम करना है। बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार प्रोजेक्ट जो सा है चूज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और अपने जो भी जिसमें उनको इंटरेस्ट है, अपनी आवश्यकता, अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही प्रोजेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। इकोनॉमिकल कंडीशन को भी देखा जाता है कि हमारे पास इतनी मनी है, हमारे इतनी मनी में ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, तो हम यही ले लेते हैं। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम एंड प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। बेसिकली ये देखा जाता है कि जो भी प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है वो क्वालिटी जो है उसमें से कुछ निकल के आएगी कि नहीं आएगी, बच्चों के अंदर कोई क्वालिटी डेवलप होगी कि नहीं होगी, क्या वो बच्चे के लिए आने वाले टाइम में वो यूजफुल होगा कि नहीं होगा प्रोजेक्ट, तो ये बच्चों से कुछ सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। तो ये सब क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम एंड प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट वन हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। मैंने आपको पहले बताया था कि चाहे एडवांटेजेस आ जाए, मेरिट आ जाए, और हमारे पास ये चीजें आ जाए तो उसका मतलब सेम होता है, और डीमेरिट्स आ जाए, डिसएडवांटेजेस आ जाए तो उसका मतलब भी सेम होता है। एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज, मैम बुक में बताना है कौन से पेज पे है। ये आपके पास है ना, करेक्टरिस्टिक्स। मैम 753 पेज वाले है ना, जी गुड 750। प्रोजेक्ट। जी जी जी, ठीक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैम। द गुड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप ओके मैम। इसके साथ ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, आप मिक्स करके अपने क्वेश्चन को इनहांस कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको ठीक है पढ़ेंगे मैम। ना तो मीनिंग सेम ही है। देखिए, साइकोलॉजिकल, हमारे पास ये साइकोलॉजिकल मेथड है, क्यों? क्योंकि बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमने प्रोजेक्ट बनाया। बच्चों ने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को चूज किया, और ठीक है, साइकोलॉजिकल। और नेक्स्ट हमारे पास ये है कि रिलेटेड टू द रियल लाइफ, कि जो भी प्रोजेक्ट चूज किया जाएगा वो रियल लाइफ से कनेक्ट होगा, कि बच्चा जो सा अपनी रियल लाइफ में उसको यूज कर पाएगा, जो भी प्रोजेक्ट में काम करेगा उसका जो भी रिजल्ट आएगा तो वो उसके लिए फ्रूटफुल होना चाहिए, वो अपनी जो रियल लाइफ से कनेक्ट करके उसे यूज कर सकता है उसमें। नेक्स्ट, कनेक्शन ऑफ लाइफ एंड वर्क, सेम थिंग। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिकल, कि जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें हमें मान लो अगर हमने बच्चे ने छोटे लेवल पे लिया तो इकोनॉमिकल होता है कि हर कोई क्योंकि ये चूज किसके द्वारा किया गया है, बच्चे के द्वारा प्रोजेक्ट चूज किया गया, तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग इकोनॉमिकल, यानी कि जो भी उसे अफोर्ड कर सकता है उसके अकॉर्डिंग जो है इकोनॉमिकल है ये मेथड। करेक्ट यूज ऑफ टाइम, इसमें जो भी बच्चा टाइम यूज करता है वो बिल्कुल एक लिमिट टाइम होता है कि इतने टाइम में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, जो भी आपके पास टाइम है उसका प्रॉपर यूज होता है। नेक्स्ट वन इज अ करेक्टर बिल्डिंग, कि बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस की भावना आती है, बच्चे के अंदर एक जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की भावना आती है बच्चे के अंदर, उसको एक अच्छी सी खुशी महसूस होती है कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की है, उसका मुझे क्या हुआ है, रिजल्ट जो है वो अच्छा मिला है। और जब आगे उसका रियल लाइफ में कनेक्शन हम करते हैं या रियल लाइफ में उसको यूज करते हैं तो उसको और भी अच्छा महसूस होता है कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया वो सक्सेसफुल हुआ और उसको मैं अपनी लाइफ में भी यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट है डिग्निटी ऑफ लेबर, कि जो बच्चा है कितने एफर्ट करता है, श्रम की जो महत्ता उसको बताया गया कि लर्निंग बाय डूइंग की, कि जो बच्चे ने जो एफर्ट किए हैं वो वेस्ट नहीं गए हैं। और नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास समय अनुकूल, जो बच्चे हैं आपकी बुक में से ही बता रही मैं। नेक्स्ट वन है इसके अंदर सीजनल, यानी कि जो समय अनुकूल, जो भी प्रोजेक्ट हुआ बच्चे के खेल और व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए, कि जो बच्चा है उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके जो उसको टाइम सूट करता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये करेक्ट यूज ऑफ टाइम के अंदर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिलेक्टेबल, मतलब कि जो भी रुचिकर,
यानी कि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, साइकोलॉजिकल के अंदर आपका पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिकल वाला, वो इसके अंदर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट वन है हेल्प। बच्चे क्या करेंगे, आपस में सोच विचार कर मिलकर प्रोजेक्ट काम करते हैं, तो बच्चे के अंदर एक हेल्प की भावना आती है, आपस में मिलकर काम करना है, किसी को कुछ चाहिए तो दूसरा हेल्प कर देगा, किसी का प्रोजेक्ट में कुछ नहीं बनना तो उसकी हेल्प कर देगा, तो यहाँ पर हेल्प की भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट वन इज अ यूटिलिटी। हमारा जो प्रोजेक्ट है ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, हमारे जो मानसिक और शारीरिक सेटिस्फेक्शन हो सके उसमें हमारी, और हम एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाए कि जो हमारे लिए आगे जो हमारे पास हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और हमारे जो व्यवहारिक जीवन है उसमें वो काम आ सके। नेक्स्ट हमारे पास है चैलेंजिंग पेड। जो प्रोजेक्ट होता है वो ना तो ज्यादा मुश्किल होता है और ना ही ज्यादा क्या होता है इजी होता है, बच्चे की जो शक्तियां होती है उसको चुनौती देने वाला, यानी कि जो बच्चे ने टॉपिक तो चूज कर लिया लेकिन अब उसके पास क्या एम है कि मुझे जो प्रोजेक्ट है उसे सक्सेसफुली बनाना ही बनाना है, तो बच्चे के पास एक चुनौती है, उसको वो पूरा करना होता है उसे, तो उसमें बढ़ चढ़ कर बच्चा भाग लेता है और अपनी जो भी उसने अपने आगे चैलेंजेस रखे हैं उसको वो कंप्लीट करने में बिलीव करता है। क्लियर है सभी को? यस मैम। लास्ट यस वन, मैम। लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। ये आपकी है प्रोजेक्ट मेथड फॉल्ट्स, आप पढ़ रहे हैं ना? यस मैम। नेक्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट वन इज exert and the discontinuous stitching। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोजेक्ट मेथड है प्रोजेक्ट मेथड सभी सब्जेक्ट के लिए सही नहीं है कि हम हर सब्जेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता, तो इसकी लिमिटेशन ये है कि जो भी जितने भी ये सभी सब्जेक्टों के ऊपर नहीं यूज हो सकता। जैसे मैथ्स है उसमें प्रोजेक्ट यूज होता है लेकिन कई सब्जेक्ट में हम प्रोजेक्ट मतलब कोशिश करने पर भी प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, तो ये जो हमारे पास इसकी ये लिमिटेशन है कि हर सब्जेक्ट पर ये जो सा है प्रोजेक्ट मेथड यूज नहीं हो सकता। नेक्स्ट है लिटरेसी एस्पेक्ट ऑफ द निग्लेक्टेड। जो भी हमारे पास बच्चे ने सीख तो लिया है लेकिन मगर वो उसको लिख नहीं पाएगा, जरूरी नहीं है कि बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया तो उसको समझ आ गया कि मेरा ये काम है और ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया ये सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन उसको उस प्रोजेक्ट पे लिखने के लिए कहा जाएगा या उसको उस पे प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जाएगा तो वो उसको नहीं कर पाएगा। सो लिटरेसी एस्पेक्ट निग्लेक्टेड। नेक्स्ट हमारे पास है डिफिकल्ट सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल प्रोजेक्ट। तो कई बार क्या होता है प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है, बच्चे अपने अकॉर्डिंग कर तो लेते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि उन्होंने प्रोजेक्ट को चूज कर लिया और कॉस्टली वाला भी, इसी के अंदर मैं पॉइंट डिस्कस करूंगी कि जो बच्चे ने टॉपिक चूज किया है प्रोजेक्ट चूज किया है उसने अपने अकॉर्डिंग कर लिया, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर लिया, टीचर्स को गाइड ही करा है, लेकिन कई बार क्या होता है लास्ट में पता चलता है कि प्रोजेक्ट तो अपने रिजल्ट तक पहुंचा ही नहीं है, उसकी कोई कमी रह गई है, उसके अंदर कोई गलत हो गया है, लेकिन या फिर जो प्रोजेक्ट उसने चूज किया है वो राइट नहीं था। तो डिफिकल्ट सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल प्रोजेक्ट, कि एक सुटेबल प्रोजेक्ट को चूज करना भी एक डिफिकल्ट काम होता है। और प्रोजेक्ट मेथड समटाइम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि क्या हुआ कि अगर बच्चे ने जो प्रोजेक्ट बनाया वो तो सक्सेसफुल हुआ नहीं है तो बच्चा क्या करेगा, दोबारा से उस पर काम करने लग जाएगा, दोबारा से प्रोजेक्ट बनाने लग जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि जो मनी है वो वेस्टेज होगी, तो प्रोजेक्ट मेथड क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज डिफिकल्ट विद द टेक्स्ट बुक। समटाइम क्या होता है कि जो भी ये बच्चे को पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हमारे जो करिकुलम है, हमारे जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत कम दिया हुआ है, उसमें सिर्फ ये होता है कि बच्चे को लर्निंग करानी है, बच्चे को पास करवाना है, एक्टिविटी भी बहुत कम होती है,
तो जो कई बार क्या होता है, जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें सिर्फ सिलेबस की टेक्स्ट बुक्स होती हैं, तो बच्चों को बाहर से मार्केट से परचेज करनी पड़ती है, तो ये बच्चे के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। सो डिफिकल्ट विद द टेक्स्ट बुक्स, तो टेक्स्ट बुक्स जो है वो इजिली अरेंज नहीं हो पाती हैं, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफिकल्टी इन चेंज ऑफ द स्कूल, कि समटाइम क्या होता है कि बच्चे जो है स्कूल चेंज कर लेते हैं बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रॉब्लम, और जैसे मान लो फादर जॉब में है तो उनकी ट्रांसफरेबल जॉब है, तो वो ट्रांसफर होते रहते इधर से उधर। तो क्या होता है, पहले बच्चा जो है एक ऐसे स्कूल में था जहाँ पे कहीं कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं होता था, लेकिन जब उसके बाद जब ट्रांसफर होगी उसके फादर की, उसने किसी और सिटी में ज्वाइन किया, किसी और स्कूल को ज्वाइन किया, वहां जाकर तो वहाँ पे बहुत सारा प्रोजेक्ट वर्क है, तो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा तो कि उस प्रोजेक्ट को करना। या पहले बच्चा प्रोजेक्ट करता था, बाद में जो स्कूल में गया तो वहां पे प्रोजेक्ट वर्क बिल्कुल भी नहीं है, तो बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो डिफिकल्टी इन चेंजेस, तो स्कूल चेंज होता है तो बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्रोजेक्ट मेथड से काम करना, तो ये भी इसकी क्या है, लिमिटेशन है। नेक्स्ट वन, इंकरेजमेंट टू डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन क्या होता है कि बच्चा फ्री है अपना प्रोजेक्ट चूज करने में, अपना काम करने में, तो बच्चे समटाइम क्या होता है कि वो बातें करने लग जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो एक तरह से इनडिसिप्लिन भी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि टीचर तो सिर्फ एक ऑब्जर्वर का काम कर रहा है, बच्चा अपने अकॉर्डिंग चूज कर रहा है प्रोजेक्ट को, उसको कर रहा है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन एग्जामिनेशन, तो प्रोजेक्ट मेथड के जब करवाया जाता है तो बच्चे का टाइम भी वेस्ट होता है और बच्चे की स्टडी भी वेस्ट होती है। जो एग्जामिनेशन होता है वो भी क्या होता है, पूरा जो है उसका खराब हो जाता है, अच्छे से वो पढ़ नहीं पाता, क्योंकि सारा दिन तो प्रोजेक्ट में लगा रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना प्रोजेक्ट में लगा देता है। तो सो इट इज ए डिफिकल्टी इन एग्जामिनेशन। जो पेपर में, जब पेपर की बात आती है तो उसको कुछ तैयारी नहीं होती, क्योंकि वो सारा टाइम किस में लगा रहा, प्रोजेक्ट में लगा रहा। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनीवन हैव एनी डाउट इन द प्रोजेक्ट मेथड? आज हमने प्रोजेक्ट मेथड के बारे में पढ़ा है, क्या आप सबको समझ आया? मैम जो ये आपने ये करवाया ना लिमिटेशन, हाँ जी, मैम ये फॉल्ट वाला ही है ना, ये बुक में है जो? हाँ फॉल्ट वाला है। आप हाँ ये जी पॉइंट्स ठीक भी है कर मैम। सकते हैं, आप जो मैंने आपको बताया वो भी ऐड कर हाँ सकते जी हैं। हाँ जी ठीक अब है। जैसे कि हमारे पास बुक में क्या है, अनरिलेटेड लर्निंग है। यस मैम। एक बच्चा जो है सभी विषयों का तो अध्ययन कर नहीं सकता, यही मैंने आपको बताया कि बहुत से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें प्रोजेक्ट होता ही नहीं है, तो अनरिलेटेड लर्निंग हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिस निग्लेक्ट। बच्चों को प्रोजेक्ट बता देते लेकिन उसकी प्रैक्टिस के लिए उसको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि एक फिक्स टाइम होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, हमारे पे टाइम टेबल दिया था, उसके अकॉर्डिंग टीचर पीरियड लेते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए, इस प्रैक्टिस में एक बार प्रोजेक्ट बना दिया तो उसको रख दिया गया, बार बार प्रैक्टिस नहीं करने का मौका मिलता, तो जो प्रैक्टिस है वो निग्लेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है अननेचुरल कोऑर्डिनेशन। कई बार टीचर क्या होता है, प्रोजेक्ट की सीमा को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और कई बार क्या होता है कि प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे विषयों को शामिल कर लेता है जो कि हमारे करिकुलम में है ही नहीं, तो ये अननेचुरल कोऑर्डिनेशन हो जाता है कई बार। और सारा जो निर्भरता है वो बच्चों पे ही चली जाती है कि बच्चे सब कुछ करेंगे, तो ये भी क्या है हमारे पास, एक इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास अनसुटेबल फॉर द चिल्ड्रन ट्रांसफर, बच्चों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना भी मुश्किल है, और वही मैंने आपको पहले बता ही दी है। इग्नोर द इंटेलेक्चुअल वर्क, बच्चे किस प्रोजेक्ट पे में कहते हैं मॉडल बनाने में व्यस्त रहते हैं, उनका दिमाग तो इतना काम नहीं करता जितना उनको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, बच्चे कहते हैं थक जाते हैं, उनका बुद्धि का विकास तो ना हुआ। नेक्स्ट हमारे पास समय विभाग चक्र की श्रृंखला, कंटिन्यूटी ऑफ द टाइम साइकिल। अब हम डेली कह दें कि प्रोजेक्ट हमारे, मान लो स्कूल के अंदर एग्जांपल दे, स्कूल के अंदर 6 लेक्चर है, हम डेली कह दें कि 2 लेक्चर प्रोजेक्ट वर्क में दिए जाएंगे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट, तो बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पूरा सिलेबस करना, तो सिलेबस रह जाएगा, तो इसी पैटर्न को कंटिन्यूटी में फॉलो नहीं किया जा सकता। अनसुटेबल फॉर द शाई चिल्ड्रन, जो शाई चिल्ड्रंस होते हैं, शर्माने वाले बच्चे होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो बढ़ चढ़कर इन चीजों में भाग नहीं लेते। तो प्रोजेक्ट मेथड के लिए जो है ट्रेंड और क्वालिफाइड टीचर्स की बहुत ज्यादा कमी है, और जो बच्चों को प्रॉपर गाइड कर सके, तो दिस इज द
drawback of the project method. Is it clear to everyone? यस मैम। मैम एक टाइप्स भी बताओ आप, ये बुक में से कौन से हैं? बेटे टाइप्स नहीं है बुक में, आप ऐड कर लीजिए। मैंने क्वेश्चन में आपको करवाया, ये बुक के अंदर टाइप्स नहीं है आपकी, आप ऐड कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर, ठीक ओके है। मैम। बस इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। आप ये विभिन्न विषय में प्रोजेक्ट का समन्वय, ये रहने दो, ये करने की जरूरत नहीं है। जी क्लियर है सभी को आज जो हमने प्रोजेक्ट मेथड किया? यस मैम। Anyone have any doubt? So you can discuss with me. समझ आया सभी को? पिंकी, ललिता, ज्योति, लक्ष्मी, अनीता, आंचल? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है। और अब आप 30th तक आप अपनी 2 फाइलें मुझे सबमिट करवा देंगे, अगर जिनकी नहीं हुई ये इंफॉर्मेशन उनके लिए है। और जो नेक्स्ट फाइल है वो मैं आपको